नमस्कार दोस्तों, एफआई के टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर सौरभ रघुवंशी जी जुड़े हैं। दोस्तों, आज हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो सौरभ जी का नाम ना ले ऐसा हो नहीं सकता। तो सर, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस से कुछ शेयर करें, आपकी स्ट्रगल्स और आपका एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की दुनिया में अपने एक पहचान बनाने तक आप अपना कुछ शेयर करें। जी। तो असल में मैं अगर देखा जाए तो मैं एक ट्रेन्ड प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ। तो इन आवर फील्ड दैट इज अ वेट लैब वर्क दैट इज एक्चुअली वर्किंग विद बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो अंदाजन 2002 में मैंने एक ट्रांजिशन करा था अपने कैरियर में, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल सिस्टम से काम करने के साथ साथ उससे जो डेटा जनरेट होता है उसके ऊपर हमने काम करना शुरू करा था। एंड दिस वाज अ वेरी मेजर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट था, राइस जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसमें 11 कंट्रीज ने मिलके पूरा राइस जीनोम सीक्वेंस किया था। तो उसमें हमारी लैब ने भी एक पार्ट उसका करा था। तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है मेरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, और धीरे धीरे करके ये एक मेरी प्राइम एक ब्रांच बन गई है, जिसका रीज़न ये रहा है कि आजकल जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसका वॉल्यूम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बायोलॉजिकल सिस्टम से बहुत ज़्यादा हो गई। तो उस डेटा से नॉलेज को निकालना, तो डेटा और नॉलेज में बड़ा डिफरेंस होता है। डेटा तो आप निकाल लेते हो, कलेक्ट हो जाता है, बट उससे जब आप नॉलेज निकालते हो, अंडरस्टैंडिंग निकालते हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। तो हम लोगों का जो मेन एफर्ट होता है वो ये होता है कि डेटा जनरेट हो, उससे हम लोग नॉलेज बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में अंडरस्टैंड, उनकी फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए उस डेटा की एनालिसिस होती है। तो एक मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द एनालिसिस ऑफ द डिजिटल डेटा विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम्स। कोई भी एनालिसिस हो सकती है, बहुत सारे उसका वो है। तो जो एक स्ट्रगल है वो ये है कि आप ऐसा माने कि बायोलॉजिस्ट, पूरी ट्रेनिंग मेरी एज बायोलॉजिस्ट थी, बट मैंने एक समय पे ये एहसास किया कि डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो मैंने माइग्रेट करा है, तो वो एक सेल्फ टॉट माइग्रेशन है, क्योंकि ये माइग्रेशन मैंने अपनी पीएचडी करने के बाद करा है। तो सारी फॉर्मल एजुकेशन मेरी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने माइग्रेट करा अपने इंटरेस्ट पे। और तब से लेके आज तक बहुत फासला हमने कवर करा है। इंडिविजुअल लेवल पर भी और इवन एट नेशनल लेवल भी बहुत फर्क आया है तब से। और इस चीज में हम लोग आगे इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होने लगा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से एकदम से ऐसी चेंज हुई पिछले डेकेड्स में। टेक्नोलॉजीज ऐसी आई हैं जिससे कि डेटा जनरेशन बहुत फास्ट हो गया है। अगर आपको ध्यान हो, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हुआ था, तो ह्यूमन जीनोम को पहले सीक्वेंस करने में 10 साल लगे थे, और अब ह्यूमन जीनोम आपका 3 दिन के अंदर सीक्वेंस हो जाता है। वो भी एक नहीं, वो हजारों ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो जो एक स्ट्रगल रहा है, दैट हैज बीन फिनोमिनल एट माय इंडिविजुअल लेवल। और उसी को देखते हुए अभी पिछले 2-3 सालों से जो मैंने काम स्टार्ट करा था वाज टू सेट अप द नेशनल बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दिस इज द डेटा सेंटर, द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ द नेशन। और इसके पहले हमारा सारा डेटा बाहर सबमिट होता था। तो ये जो एक इशू था, ये मैंने जब काम स्टार्ट करा उसी समय मेरे दिमाग में आया कि हम डेटा तो हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री के अंदर सबमिट नहीं कर पाते हैं उसे। हमारे यहाँ रिपोजिटरी नहीं है कोई इस तरीके की।
तो वो तब से मेरे दिमाग में है, और अब मौका मिला उस पर काम करने का, तो उस चीज़ को अब सेट करा है वो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में. Very state of the art data center has come up. I had worked, me and my team, about 25-30 people. They have worked continuously during the COVID time, और जो जब लॉकडाउन था उसमें हमारा मैक्सिमम काम हो रहा था डेटा सेंटर को स्टैब्लिश करने का, क्योंकि उस समय हमको नेशनल लेवल पे ज़रूरत थी, क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन बढ़ रहा था. हमें जीनोमिक सर्वेलेंस करना होता था कि कौन सा स्ट्रेन आ रहा है. तो आजकल जो आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि XBB.1 स्ट्रेन आया है या कोई और भी कोविड का स्ट्रेन आया है, तो वो उसी डेटा सेंटर से एनालाइज होके गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाती है. तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जो हमारी टीम ने करा है. और दैट इज द स्ट्रगल, दैट इज फ्रॉम नॉट नोइंग अ सब्जेक्ट and getting the opportunity to build a biggest data center of the nation in life sciences. So far that has been my biggest struggle and achievement. So in a nutshell, this is my story right now. सर ये आपने बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी, और एक मतलब टोटली चेंज होना ये बहुत रेयर होता है, कि एकदम से आपने इमीडिएट कुछ इम्प्लीमेंट किया और इवन पीएचडी के बाद किया. तो ये एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, ये मैं समझता हूँ. और सर आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, एक बहुत ही हमें इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि हर स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमारे ऑडियंस को सीखने को मिलता है. और जैसे आपने बताया कि पीएचडी के बाद आपने इस चीज की शुरुआत की, तो एक इमीडिएट आफ्टर पीएचडी इतने एक्सपीरियंस के बाद कुछ नया शुरू करना एक बहुत ही वाकई में चैलेंजिंग होता है, हम समझ सकते हैं. और दूसरा आपने डाटा की बात की. सर तो जब से इंटरनेट आया है तो डाटा और कम्युनिकेशन का तो रोल बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है, और इसमें काफी इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं. और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सारी डाटा बेस ही है, सारा जो चल रहा है पूरा इंटरनेट ही डाटा बेस्ड है. चाहे आप किसी भी डाटा की बात कर लें, तो ये खेल भी डाटा का, और उसी डाटा से सारे प्ले कर रहे हैं. और इसमें एक अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट दूसरा रहेगा. तो आज हम, क्योंकि हम बायोलॉजिकल उसकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सर हम इसी से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ऑडियंस में से आया, तो उससे शुरुआत करना चाहेंगे कि बायोलॉजिकल डाटा एक्चुअल में होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. मतलब बायोलॉजिकल डाटा को एग्जैक्टली कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करेंगे? राइट. तो देखिए, ऐसा है कि जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. तो उसमें अलग अलग तरीके से डेटा आता है. उसमें इमेज डेटा भी आता है. इमेज डेटा को कई बार हम टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं. तो वो एक बहुत वेरीड है. उसको शायद अगर मैं समझाने चलूँ तो वो 2-3 घंटे शायद मुझे फॉर्मेट्स ही समझाने में लग जाए. लेकिन हम मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि उसके जो फॉर्मेट्स होते हैं बहुत वेरीड होते हैं. और एक फॉर्मेट को मैं आपको बताऊंगा जिसमें सबको आजकल इंटरेस्ट होता है, वो है जीनोम सीक्वेंस. तो जीनोम सीक्वेंस जो होता है वो हम सब में डीएनए होता है, और उसका डीएनए जो होते हैं वो एक 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनकी रिपीटिशन से बनता है. तो डीएनए का जो सीक्वेंस का जो डेटा होता है वो एक्चुअली में एक टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें वो 4 कैरेक्टर ATGC ये कितनी बार और कितने लंबे तक रिपीट हुए हैं, वही जीनोम सीक्वेंस होता है. आप इसको ऐसे मान के चलो कि अगर आप अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी जो है आपके 26 लेटर से बनी है. तो सारी कहानी हम 26 लेटर में लिखते हैं. इंसिडेंटली जो लाइफ की जो सारी स्टोरी बनी है वो 4 लेटर से बनी है. और वही 4 लेटर जो है वो पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को रेगुलेट करता है. सिर्फ इंसानों का नहीं, जो भी लिविंग सिस्टम है सब में यही डीएनए होता है. और यही कैसे बार बार अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन में रिपीट होता है, वही डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है. तो वो एक टेक्स्ट फाइल होती है. मैं आपको दिखाऊंगा तो आप उसको एक सिंपल वर्ड में भी खोल के उसको देख सकते हो.
ऐसे ही इमेज डेटा होता है, ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, हजारों के उस तादाद में होंगे, तो उनके अलग अलग तरीके के डेटा टाइप होते हैं। अब बात ये आती है कि एक, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा होता है, तो वही जो मैंने कहा कि डेटा और नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपका जीनोम सीक्वेंस कर लूंगा 3-4 दिन के अंदर, लेकिन वो सीक्वेंस तो हो जाएगा, लेकिन ये बताना कि उस डीएनए से क्या आपको कोई बीमारी हो सकती है, या आप में कोई और कैपेसिटी डेवलप हो सकती है, कोई अल्टरेशन हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन निकालने में हमको बहुत लंबा समय निकलता है। तो ये नॉलेज जनरेशन होता है, क्योंकि उसमें अब ये नेचर की आप ब्यूटी देखिए कि उसने इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स का सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 4 लेटर्स में निकाल के रख दी है। तो एक तरफ मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इंग्लिश में 26 होते हैं, डीएनए में 4 होते हैं। अब हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बाइनरी होती है, वो 2 होती है, जी 0 और 1, राइट। तो अब आप देखिए कि सारा का सारा डेटा, पेटाबाइट्स एंड एक्साबाइट ऑफ डेटा जो स्टोर होता है, वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही होता है। सारा कंप्यूटेशन वैसे ही होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम को आप देखिए कि वो 2 की जगह 4 डिजिट्स पे काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना डेटा होता है उसके अंदर, और कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये अलग अलग तरीके के डेटा सेट्स हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि आपका एमआरआई है, सीटी स्कैन्स हैं, बायोप्सी का डेटा, इमेज डेटा होता है, प्रोटीन्स का डेटा होता है, एनएमआर, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स। तो है ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से देखने के लिए अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंटेशन हैं, टेक्निक्स हैं, सबका अलग अलग तरीके का डेटा है। अल्टीमेटली इनको हमें कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि हम एक ही सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स करती है, और उससे नॉलेज जनरेट। तो नटशेल में ये है। तो सर इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बोले तो सिग्निफिकेंस इसकी एक कोविड के टाइम पे जैसे इसकी काफी सिग्निफिकेंस रही होगी, बिकॉज जैसा आपने जी अपनी इंट्रोडक्शन जी में भी बताया। जी बिल्कुल। तो सिग्निफिकेंस में इसका ये होता है कि हमारा जितना भी ड्रग्स बनती हैं, जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं, ये सारी की सारी इस डेटा से ही जनरेट होती है। जो कोविड की भी जो अच्छा। वैक्सीन बनी है, या और भी जो आगे वैक्सीन्स बन रही हैं, ये उसके जीनोम के सीक्वेंस के बेसिस पे ही बन रही हैं। और दूसरा जो और भी ज्यादा लोगों को एहसास नहीं है, लेकिन जो भी हम खाना खाते हैं आजकल, दाल चावल जो भी वैरायटीज हम खाते हैं, ये सारी ब्रीडिंग से निकाल के बनाई हुई है। मतलब कि ये नेचुरली नहीं होती थी इस तरीके की। नेचुरली जो चावल होता था वो आपको खाने में मजा नहीं आएगा, ये सारी ब्रीडिंग वाली है। तो ये जितनी भी क्रॉप्स डेवलप हुई हैं, उनको डेवलप करने के लिए आपको इसी तरीके का बायोलॉजिकल डेटा चाहिए होता है। तो इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल भी इसीलिए आता है, क्योंकि होता ये है कि जब आप क्रॉप डेवलप करते हो तो उसकी भी लाइफ होती है। उसके बाद उसकी जो ईल्ड कैपेसिटी है या टेस्ट के कैरेक्टर्स है ना, वो 9-10 साल में उसका कुछ कुछ कम होने लगता है, ईल्ड कम होने लगती है, तो दूसरी नई वैरायटी डेवलप, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो हमें उसको वो करने के लिए हमें नई वैरायटीज डेवलप करनी पड़ती है। तो बोथ इन एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, ये डेटा इन चीजों के लिए बहुत यूज होता है। सर तो जी करंट सिनेरियो में क्या आप इसको बताएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज बायोलॉजिकल डेटा नाउ इन द करंट ग्लोबल सिनेरियो? देखिए, इसमें मैं इसको 3 चीजों में डिवाइड करूंगा। एक तो हमारा जो हेल्थ केयर है, वो पूरा का पूरा इस बायोलॉजिकल डेटा पर ही डिपेंडेंट है। बिना किसी टेस्ट के कोई डॉक्टर कुछ नहीं करता, है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छा। कराते हैं, किसी वायरस का कराएंगे, हेपेटाइटिस का कराएंगे, किसी अगर कोई इन्फेक्शन है, या अगर कैंसर का है तो उसमें भी डायग्नोस्टिक हम्म। टेस्ट कराए जाते हैं, जीनोमिक स्क्रीनिंग कराई जाती है। अगर नई मेडिसिन बनानी है किसी डिजीज के लिए,
तो वो भी आपके लिए उसको डेटा चाहिए होता है। तो पूरी ह्यूमन हेल्थ, और नॉट जस्ट ह्यूमन हेल्थ, पूरी हम कहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में एनिमल्स भी आ जाते हैं, जो हस्बेंड्री होती है, एनिमल हस्बेंड्री, जिससे कि हमें सारे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उनमें भी दवाइयाँ यूज होती हैं, क्योंकि उनको भी बीमारियां होती हैं, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ये सारी रिसर्च इसी डेटा से आती है। फिर दूसरा आता है एग्रीकल्चर में, हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारा फर्नीचर यूज होता है, वो पेड़ से ही होता है। तो उन सारों का भी डिजीज का कंट्रोल, उन सारों में अगर नई वैरायटी निकालनी है, ये सारी की सारा डेटा इसी से आता है। अब आप इन दोनों चीजों को मिला लो तो आप देखो कि ये इकोनॉमी का कितना बड़ा पार्ट बनाएंगे। ये ह्यूमन लाइफ का एक मेजर पार्ट यही चीज बन जाता है कि आपको खाने के लिए ठीक मिले और आपको दवाइयां और आपकी हेल्थ केयर ठीक चले, जी। तो बाकी सारी बिजनेस हो सकता है। तो ये जो तीनों हैं, और इन दोनों का कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट दोनों पे आता है, आप एग्रीकल्चर में भी आएगा और उसमें भी आएगा। तो ये एक हॉलमार्क है फॉर एक्चुअली में एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कि जो उनका एक सस्टेन करने का जो तरीका है, वो एग्रीकल्चर ही सस्टेन करता है, और हेल्थ प्रोडक्ट्स ही उनको सस्टेन करते हैं। उसकी नींव है ये डेटा। तो अगर ये डेटा नहीं होगा तो हम फिर स्टोन एज में पहुंच जाएंगे फिर तो। या एब्सोल्युटली सर। जी। सर, एक तो प्लीज accept our heartfelt congratulations on, I know we are very late, but on establishing the our nation's first bioinformatics center in the country. थैंक यू, So थैंक I यू। think that was a huge milestone for India. And इसका तो हम कोविड के टाइम पे I'm sure we could benefit a lot from our own जी bioinformatics center. सर, बायोलॉजिकल डेटा की हम बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स भी होते हैं? जी, इसके टाइप्स होते हैं। इसके अंदाजन सैकड़ों टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें डीएनए सीक्वेंस एक टाइप है। फिर डीएनए सीक्वेंस से डिराइव होता है प्रोटीन सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंसेस, ये सारे बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल हैं, उनके बारे में डेटा है। फिर होता है आपका स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का डेटा। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का मतलब कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, उनमें सिर्फ उनका ये पता करना कि कौन से अमाइनो एसिड हैं, इससे काम नहीं चलता है। उसकी एक्टिविटी के लिए देखना पड़ता है कि वो एक किस तरीके का स्ट्रक्चर फोल्ड करके, जैसे कि आप मान लीजिए कि स्ट्रिंग है, एक माला को आप फोल्ड करो तो माला की जो बीड है वो तो अमाइनो एसिड होती है, लेकिन उस माला को आप फोल्ड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करोगे तभी उसकी एक्टिविटी प्रोटीन की आएगी, चाहे वो डाइजेस्ट करने की हो, चाहे किसी और भी चीज की हो। तो वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो आपका एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का डेटा होता है, वो आपका एनएमआर का डेटा होता है। फिर आपके क्रॉप फिनोटाइपिंग का, जो मैंने बताया कि क्रॉप्स डेवलप करी जाती है, नई नई वैरायटी डेवलप करी जाती हैं, तो उनको डेवलप करने का तरीका ऐसा है कि हम लोग हजारों तरीके के डिफरेंट, मान लीजिए हमको ईल्ड चाहिए, तो हम ऐसे हजार तरीके के अलग अलग राइस के ही, आपको शायद ना पता हो, इंडिया में राइस की कम से कम 40 से 50 हजार डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज हैं। तो कुछ में कुछ अच्छा है, कुछ में कुछ अच्छा है, तो हम उन्हीं में से ढूंढते हैं कि अच्छा इसमें से ये वाला अच्छा ट्रेट लें, उसमें से वो वाला अच्छा ट्रेट लें, उन दोनों को एक साथ कैसे लेकर आए। तो उनको हम फील्ड में लगाते हैं। तो फील्ड में फिनोटाइपिंग का मतलब होता है जो दिखता है उस ट्रेट को ऑब्जर्व करना, तो दैट इज फिनोटाइपिंग। तो अगर हमको देखना होता है कि इसमें अगर ग्रेन नंबर ज्यादा है तो हम काउंट करते हैं ग्रेन नंबर, तो वो भी एक डेटा बनता है। ऐसे ही सारा इमेजिंग डेटा, मतलब कि आपका एक्सरे हो गया, जो इसमें बायोमेडिकल साइंसेज में यूज होते हैं, एमआरआई है, एमआरआई इमेजेस, सीटी स्कैन इमेजेस, कॉन्फोकल इमेजेस, लॉट ऑफ अदर इमेजिंग टेक्नोलॉजीज। आप अगर इसमें किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर आप कैटलॉग पढ़ लेना, तो वो जो सारी की सारी डायग्नोस्टिक, वो सारा का सारा डेटा जनरेट हो रहा है। हर डेटा अलग तरीके का होता है। तो ये तो हजार तरीके के डेटा सेट्स बनते हैं, बहुत वेरिड होता है। और एक हमारा चैलेंज भी यही है कि हम एक ही ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उससे जो हम डेटा निकाल रहे हैं वो इतनी डिफरेंट सैकड़ों तरीके से आ रहा है, लेकिन हमें उन सब को मिला के ही इंटरप्रेट करना है। तो दैट इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ द डेटा, where across different formats
we are able to interconnect them. That is one of the biggest challenge of bioinformatics. So yes, there is a lot of variation in the type of data sets. जी. So this sounds like a very interesting topic because, as you said, data तो बहुत है, but data is not knowledge. तो उससे knowledge extract करना, उसका analysis, it's a really big and vast topic, which is I think beyond the discussion here today. Yeah. That's a lifetime topic actually. Absolutely. Over to Mr. Arora. तो सर जैसे हम डाटा की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं और नए फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं, मतलब चीजें वही हैं, लेकिन वो बेस्ड ऑन डाटा एंड बेस्ड ऑन नॉलेज हमारे बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं. तो जी. अपने इंडिया को देखते हुए या ग्लोबली अगर हम देखें, अभी आपने करंट स्टेटस की बात की, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो इस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं. तो इसमें एक्चुअली में अगर इंडिया को के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पहले ये देखें कि इंडिया में पोटेंशियल क्या है. तो पोटेंशियल में दो तरीके से समझना चाहिए. एक है, देखिए, आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन. तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ये होता है कि आप, सबसे पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कोई भी अगर ड्रग या डायग्नोस्टिक किट अगर इंडिया में काम करेगा तो इसका मतलब कि उस कंपनी का, तो क्या कहेंगे, मतलब कि ह्यूज प्रॉफिट्स, बिकॉज द पॉपुलेशन इटसेल्फ इज वेरी लार्ज. अब पॉपुलेशन में एक होता है नंबर, कि नंबर बड़ा है. दूसरा होता है इसमें वेरिएबिलिटी बहुत है. मतलब जो कि हमारे, आप देखिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो हमारे जिनको हम कास्ट सिस्टम कहते हैं, तो कास्ट सिस्टम का एक जो ऑफशूट ये होता है कि सबका जेनेटिक मेकअप जो है वो हल्का हल्का सबका अलग सा होता है, और हर ग्रुप ऑफ लोगों की जो हर डिजीज से रिस्पॉन्स आता है वो भी अलग अलग होता है, क्योंकि उनके खान पान का तरीका होता है, उनका रहने का तरीका, उनका डेली की दिनचर्या जो होती है वो अलग होती है, तो फिजिकल स्टेटस अलग होते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स अलग आता है. तो एक टर्म है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये हुआ कि अभी तक ज्यादातर जो दवाइयां दी जाती हैं, अगर मुझे बुखार है तो वो 500 mg का पैरासीटामोल मुझे भी दे देंगे, आपको भी दे देंगे, आपको भी दे देंगे. लेकिन हकीकत ये है कि मेरी आपकी पैरासीटामोल जो कंपाउंड है उसका रिस्पॉन्स बॉडी का अलग अलग होता है. तो यही चीज अलग अलग बॉडी टाइप्स के लिए अब देखा गया है. ये पहले आयुर्वेदिक सिस्टम में था, अभी भी है, जहां पे पहले हम पेशेंट्स को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग उनके ट्रेट के हिसाब से. तो अब मॉडर्न मेडिसिन में भी ये आ रहा है कि हमें डेवलप करना है कि जो कि इंडियन पॉपुलेशन पे ज्यादा काम करे. तो एक तो है मेडिसिन डेवलप करना, दूसरा ये होता है कि डायग्नोस्टिक किट डेवलप करना, मतलब कि डिजीज को पकड़ने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए. चूंकि इंडियन पॉपुलेशन यूरोपियन पॉपुलेशन, तो यूरोपियन पॉपुलेशन जो है, या अमेरिकन पॉपुलेशन, उनको हम कॉकेशियन पॉपुलेशन कहते हैं. तो कॉकेशियन पॉपुलेशन और एशियन पॉपुलेशन में बहुत फर्क है जेनेटिक मेकअप में. तो जो वहां पे चीजें काम करती हैं, हम उनको वहीं की रिसर्च पे अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन पे जो रिसर्च है जो कि और स्पेसिफिक होगी, वो उतनी ज्यादा नहीं हुई है. तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है, और स्कोप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरे ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी के लिए है कि इंडियन पॉपुलेशन पर ये चीज स्टडी हो. तो ये तो ह्यूमन साइंसेज और बायोलॉजिकल, जो बायोमेडिकल साइंसेज की बात हो गई. उसके बाद ये होता है कि आप एग्रीकल्चर में अगर आते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है. मैंने आपको बताया राइस की कितनी वैरायटी, ऐसी सारी क्रॉप्स की हजारों वैरायटी है, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है. मतलब कि इतनी ज्यादा डाइवर्स वो हैं. आयुर्वेदिक हर्ब्स की जो उनके प्लांट्स होते हैं,
या और भी अगर सोर्सेज हैं, उसमें वेरिएबिलिटी बहुत है। तो उसका जो एक नॉलेज जितनी मॉलिक्यूलर लेवल की होनी चाहिए, जितनी और मॉडर्न नॉलेज होनी चाहिए, वो अभी यहाँ पे बहुत कम है। तो वो एक बड़ा चैलेंज है कि हम जो डेटा जनरेट करें वो अब इंडियन पॉपुलेशन का, इंडिया में जो रह रहे हैं, आप अगर लिटरेचर देखोगे तो इंडियन पॉपुलेशन का डेटा मिलेगा, लेकिन वो इंडियंस इंडिया में नहीं रह रहे होते हैं, वो यूएस या यूके में रह रहे होते हैं। अब आम आदमी सोचेगा कि हैं तो इंडियन ही, लेकिन आप इंडिया में रहोगे, यहाँ का खाना, यहाँ का एनवायरनमेंट अगर आप खाओगे, तो आपके गट का जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो आप, हमारी बॉडी में खूब बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। वो पूरा गट फ्लोरा हम कहते हैं, गट फ्लोरा पूरा चेंज हो जाता है, तो उससे पूरी फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। तो हमको वहां के इंडियंस का नहीं है, हमको यहीं के इंडियंस का जो यहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि दवाई तो हमको यहीं पे खानी है। ये डेटा जनरेशन अब स्टार्ट हो गया है। अब बात ये आती है कि वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन जा कहाँ रहा है? तो वो डेटा सेंटर फिर से इसीलिए सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है कि अब वो सारा का सारा डेटा धीरे धीरे करके यहाँ की डेटा रिपोजिटरीज में आ रहा है। तो इंडिया का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है कि उसमें वेरिएबिलिटी बहुत है यहाँ के डेटा में। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा और समय हमें अलाउ नहीं करा, तो आज यही सर इसी क्वेश्चन के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा आज का प्रोग्राम। तो श्योर। जाने से पहले मैं आपका बहुत बहुत एफआईआई की तरफ से, एफआईआई की पूरी टीम की तरफ से आपका मैं थैंक यू बोलूंगा सर, धन्यवाद करूंगा आपका आज आने के लिए, आपने हमारे लिए समय निकाला। और बहुत जल्द हम चाहेंगे सर एक और एपिसोड आपके साथ करें। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट इज़ अ प्लेजर एक्चुअली कि आप लोगों ने समय निकाल के डिस्कशन करा, क्योंकि ये चीज़ें जितनी ज़्यादा हम डिसिपेट करते हैं, उतनी ही यंग जनरेशन को एक्साइटमेंट होता है इन चीज़ों पे काम करने के लिए। तो वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर। सर और एक और भी मोटिव था हमारा आज का इस प्रोग्राम के लिए, आपसे हमारा बात करने के लिए, क्योंकि जब भी कुछ नया आता है, जब भी कुछ नया इम्प्लीमेंट होता है इनफैक्ट, तब जो कम्युनिटी है हमारी, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। और वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, उसमें नेगेटिव 90% सिर्फ लोगों की उल्टी थॉट्स की वजह से होता है। तो जस्ट वो ना हो, नेगेटिविटी दूर हो, उसी को दूर करने के लिए हमारा आज का प्रोग्राम एक कोशिश है, ताकि हम सही अपनी जो भी ऑडियंस है सबको सही नॉलेज दे सकें और उनको एक एनलाइटमेंट हो इस फील्ड में, ताकि वो अपना पूरा जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं योगदान दें, या वो अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो पूरा सहयोग दें। तो आज का यही हमारी एक कोशिश है, और इसी के साथ ही हम इजाजत चाहेंगे सर। नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।